जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का शीतलन नियम। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि न्यूटन महोदय ने अपने शीतलन नियम में क्या बताया है ताप के अंतर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूटन का शीतलन नियम जो है मुख्य रूप से इसमें 2-3 पॉइंट अति महत्वपूर्ण हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो इन्होंने यह बताया कि किसी वस्तु के जो ठंडा होने का जो दर होता है वह वास्तव में उस वस्तु पर के आसपास जो वातावरण होते हैं उस पर निर्भर करता है। तो न्यूटन महोदय ने क्या कहा कि किसी वस्तु के ठंडा होने का दर जो है उसके बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। इसी को हम लोग न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का शीतलन नियम। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है उस वस्तु के ताप पर उसके ठंडा होने का निर्भर नहीं करता है बल्कि बाहरी वातावरण पर। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये पॉट है और इस पॉट में हम पानी भरा हुआ है और इसमें क्या करते हैं कि एक जो पानी का ताप काफ़ी कम है, ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है ये, और इसमें हम लोग एक दूध से भरा गिलास डालते हैं। तो ये क्या होता है कि बाहरी वातावरण को पाकर यह जल्दी से ठंडा हो जाता है, जबकि सामान्य अगर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये इसमें थोड़ा सा अधिक समय लगता है ठंडा होने में। तो इसका मुख्य कारण है, उन्होंने यही बताया शीतलन नियम में कि किसी वस्तु का जो ताप है वह जो है बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है उसके ठंडा होने की दर। इसको आगे हम लोग और डिटेल्स से जानेंगे, देखेंगे। अब इससे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें हम लोग जान लेते हैं। तो अंदर के ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि अगर मान लीजिए कि गिलास में हम दूध रखे हुए हैं और इस दूध का जो है तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है और यह दूध गर्म है पूर्ण रूप से, तो इसके ताप से हमको कोई लेना देना नहीं है। शीतलन नियम में क्या करना है कि बाहरी वातावरण, बाहर का कितना वातावरण है, अगर ये दूध को हम लोग मान लीजिए कि एक ऐसा वातावरण में रख दे जहाँ का ताप लगभग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री सेल्सियस पर हो, तो वहाँ ये दूध जल्दी से ठंडा नहीं होगा, क्योंकि बाहर के वातावरण का भी ताप क्या है, अधिक है। मान लीजिए कि जिस तरह से इसमें हम लोग पॉट में रखे हैं और इस पॉट का भी 100 डिग्री है तापमान और इस दूध का भी तापमान 100 डिग्री है, तो क्या होगा, यह जल्दी से ठंडा नहीं होगा क्योंकि हीट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ऊष्मा का यह नियम है ऊष्मा के कि ऊष्मा जो स्थानांतरित होती है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, और उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो ऊष्मा स्थानांतरित होती है वह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों का ताप बराबर न हो जाए, तब तक वो क्रिया होती ही रहती है। तो न्यूटन महोदय ने अपने शीतलन नियम में यह बताया कि मुख्य रूप से क्या होता है कि वस्तु के जो ताप है, जो अंदर का ताप है, वह ताप उसके पर कोई प्रभाव नहीं डालता है ठंडा होने में, शीतलन में। तो उन्होंने यही चीज़ बताया। अब इससे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कि कोई वस्तु 100 डिग्री पर है, अगर उसको 90 डिग्री पर आने में, यानी कि उसको ठंडा होने में 90 डिग्री पर आने में क्या हुआ कि ये 10 डिग्री जो कमी आती है इसमें, 100 डिग्री पर है और 90 डिग्री तक आने में उसको 12 मिनट का समय लगता है। तो 12 मिनट का समय जो लगा 10 डिग्री ताप को घटने में, तो अगला जो वह 90 से 80 डिग्री होगा, 90 से 80 डिग्री, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ताप में अंतर जो मुख्य रूप से हो रहे हैं 10 डिग्री टेम्परेचर घटा, लेकिन समय का जो है क्या हो गया, समय 17 मिनट लग गया। दूसरा जो सेकेंड बार में 10 डिग्री जो ताप घटा उसमें क्या हुआ, 17 मिनट, मतलब ताप कम, माने धीरे धीरे क्या होते हैं उसका दर घटता चला जाता है। आगे हम लोग एक और कंसेप्ट देखते हैं
कि फिर 80 से 70 डिग्री आने में, 80 से 70 डिग्री में आने में लगभग क्या होता है 22 से 23 मिनट समय लग गया। तो यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं जो नॉर्मल कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। ऐसे इसका न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा टफ है, लेकिन न्यूमेरिकल भी हम लोग जानेंगे अगले अथी में। लेकिन ये जो ताप का जो अंतर होता है मुख्य रूप से क्या होते हैं, बाहर के वातावरण पर निर्भर करता है कि बाहर का ताप कैसा है, तापांतर कैसे हैं। अगर मान लीजिए इसी दूध को हम लोग नॉर्मल पानी में रखते हैं तो वह क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा ठंडा होने में। अगर वह आइस में रख देते हैं, बर्फ़ में, टेम्परेचर काफ़ी बर्फ़ का कम होता है, उसमें रखते हैं तो दूध और जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यह साफ स्पष्ट होता है कि जो न्यूटन का शीतलन नियम है वह मुख्य रूप से किस चीज़ पर आधारित है कि किसी वस्तु का ठंडा होने का दर जो है उसके बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। तो आप लोग, आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि पहला जो ठंडा होने का दर था वह 12 मिनट में हुआ और दूसरा 10 मिनट का अंतर हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो रहा है, लेकिन उसको दूसरा बार ठंडा होने में 17 मिनट का समय लगता है। और तीसरे बार हम लोग 80 से 70 होने में उसको क्या होता है 22 मिनट का समय लगता है। तो इससे जो न्यूमेरिकल है, तो प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें टाइम टेकिंग नहीं हो पाता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी समय लगता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन एक मोटा मोटी रफ कॉन्सेप्ट के रूप में इसका जो होता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी वस्तु को 100 से 90 आने में 10 मिनट का समय लगता है और उसी वस्तु को 90 से 80 आने में क्या होता है, कितना समय लगेगा। तो मोटा मोटी यह कंसेप्ट 4 विकल्प होंगे कि समय बराबर लगेगा, दूसरा रहेगा कि अधिक लगेगा, कम लगेगा, 2 गुना लगेगा, इस तरह के विकल्प दिए हुए होते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ ध्यान यह रखना है कि पहला जो टेम्परेचर 12 मिनट उसको 10 डिग्री गिरने में लगा है, तो दूसरा 10 ही डिग्री गिरने में उसको जो लगेगा, यानी कि 1.5 गुना, लगभग 1.5 गुना से अधिक। अगर पहला 10 मिनट समय लगा है तो दूसरा 15 मिनट, 15.5 मिनट का समय लेगा। तो इस प्रकार से एक नॉर्मल कंसेप्ट रखना है। इस तरह के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में तो उतना बड़ा हमको न्यूमेरिकल डील करने के लिए ज़रूरत नहीं है, उतना बड़ा झमेला में नहीं पड़ना है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं ताकि विद्यार्थी उसमें उलझें। तो आपको उलझन में नहीं पड़ना है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मोटा मोटी 10 मिनट का समय लगेगा, जो कि काफ़ी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो टाइम टेकिंग वहाँ देखना पड़ता है, टाइम टेकिंग करना पड़ता है। तो इसके लिए मुख्य रूप से यह कॉन्सेप्ट रखना है कि न्यूटन के शीतलन नियम में अगर किसी वस्तु का ठंडा होने का दर दिया गया हो तो क्या होगा कि अगर दोनों एक ही हो तो निश्चित रूप से क्या करना है कि 1.5 गुना से अधिक। पहला ताप जो ठंडा हुआ और 10 डिग्री गिरने में उसको 12 मिनट का समय लगा, तो दूसरा को 10 डिग्री गिरने में लगभग आधा से अधिक, यानी कि 1.5 गुना वो ज़्यादा होगा। तो 1.5 गुना लगभग 17 के आसपास आएगा। अगर तीसरा यही पूछ रहा है तो फिर उसमें 1.5 गुना से अधिक गुना करेंगे, 1.5 गुना से अधिक जो समय आएगा उसी के आसपास में रहता है, जो आपके ऑप्शन में होंगे। उस ऑप्शन को देखकर आपको क्या करना है, टिक करना है और इसके ज़्यादा झमेला में नहीं पड़ना है। अब इसी से कुछ न्यूटन के शीतलन नियम से ही महत्वपूर्ण बातें हम लोग जान जाते हैं, जो हीट चैप्टर में हम लोग पिछले कक्षा में ही पढ़े हैं कि ऊष्मा का प्रवाह जो होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उच्च ताप से क्या होता है, निम्न ताप की ओर होता है, और वो निम्न ताप की ओर तब तक होता रहता है जब तक दोनों का ताप बराबर न हो जाए, दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाए। यानी कि जो वस्तु उच्च ताप वाले हैं और जो निम्न ताप वाले हैं, दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक हीट क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं।
अब इसी से न्यूटन के शीतलन नियम को ही एक परिभाषित रूप में हम लोग जान जाते हैं। जो मुख्य रूप से न्यूटन महोदय ने परिभाषित किया है शीतलन नियम को, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है कि किसी वस्तु का ताप में परिवर्तन की दर वस्तु का परिवेश के तापांतर के समानुपाती होता है। उन्होंने क्या कहा कि किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन की दर वस्तु के परिवेश का अभिप्राय यह है कि आसपास के वातावरण, परिवेश क्या होता है, आसपास का जो वातावरण होता है उसी के हम लोग परिवेश कहते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन की दर वस्तु एवं परिवेश के तापांतर के समानुपाती होता है, यानी उसी के अनुपात में टेम्परेचर क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं। यही न्यूटन महोदय का शीतलन नियम है मुख्य रूप से। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि न्यूटन महोदय ने जो शीतलन नियम को बताया है, परिभाषित किया है, और इससे कुछ जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल है हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तब तक हम लोग देखते हैं आगे न्यूटन महोदय से ही, न्यूटन महोदय के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत गुरुत्व बल का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग देखते हैं, जानते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में ये भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं, कुछ प्रश्न भी ऐसे आते हैं जिसको आप लोग सामान्य जानकारी के तौर पर रख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण है क्या? गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है, एक बल है, एक फोर्स है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह एक खिंचाव बल है, और इसी बल के कारण पृथ्वी जितनी भी वस्तुएं हैं उसको अपने तरफ क्या करती है, खींच कर रखती है। इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण आप लोग समझ रहे होंगे कि पृथ्वी के अंदर जो एक बल होती है, जिसके कारण क्या है कि पृथ्वी सभी वस्तुएं अपने तरफ क्या करती है, खींच कर रखती है। इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह, उसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं? तो ये बल जो होते हैं गुरुत्वीय बल, ये इनसे 3-4 चीज बल रिलेटेड हैं। ये फोर्स जो होते हैं 3-4, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और क्या है, चुंबकीय बल, एक है विद्युत बल और नाभिकीय बल। ये बल के 4 जो टाइप हैं, इसमें काफ़ी कोरिलेट करके हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इससे बहुत सारा चीज़ें जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं हमें पता चलेगा। तो गुरुत्वीय बल क्या होता है, उसका रेंज, गुरुत्वीय बल का रेंज क्या होता है, मतलब वह कितना क्षेत्र तक अपने प्रभाव को दिखाता है, कितना क्षेत्र तक। तो गुरुत्वीय बल का क्षेत्र जो होता है वह क्या होता है, अनंत होता है। इसलिए कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के किसी भी भाग में कहीं भी हम लोग जाएं, वह बल कार्य करती है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुत्वीय बल का रेंज जो होता है, प्रभाव क्षेत्र, इससे हम लोग भाग नहीं सकते हैं। पृथ्वी से दूर भी ऊपर चले जाए फिर भी यह बल कार्य करते रहती है। पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ पर ये बल कार्य हमेशा करती रहती है। तो इसका रेंज काफ़ी होता है। गुरुत्वीय बल का क्या होता है, रेंज काफ़ी होता है, लेकिन पावर इसमें बहुत कम होता है। कैपेसिटी जो होता है वह बहुत कम होता है। तो रेंज इसके काफ़ी होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, पावर कम होते हैं। पावर कहने का मतलब यह बहुत ज़्यादा आप पर प्रभावित नहीं कर पाता है। नहीं तो क्या होता, आप उसके अंदर घुस जाते, पृथ्वी के अंदर चले जाते। तो इस तरह का कोई बल नहीं। तो पावर जो होता है इसका क्या होता है, कम होता है, लेकिन क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, रेंज इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसके तुलना में, गुरुत्वीय बल की तुलना में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में देखते हैं
तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, जब किसी भी दो चुंबक को हम लोग सटाते हैं तो फट से वह क्या करता है, एक साथ सट जाता है, चिपक जाता है। वैसे तो कभी हम पृथ्वी के साथ नहीं चिपक पाते हैं, आराम से आसानी से हम लोग घूमते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि गुरुत्वीय बल का रेंज जो है वह कम है। रेंज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कैपेसिटी कम है, उसमें चिपक नहीं पाते हैं। लेकिन वही चुंबक को अगर हम लोग लेते हैं और दो चुंबक को या लोहा को सटाते हैं तो वो क्या करता है, फट से एक दूसरे में सटा लेता है। तो उसी तरह से हम लोग पृथ्वी में भी चिपक जाते हैं। लेकिन नहीं चिपकने का मुख्य कारण क्या है कि इसमें पावर कम है, जबकि चुंबकीय बल जो होते हैं उसमें पावर अधिक होता है, शक्ति अधिक होता है। इस कारण से वह एक दूसरे को आसानी से चिपका लेता है और जब तक उसको हम लोग खींचेंगे नहीं तब तक वह अपने साथ चिपकाए रहता है। तो हम लोग देखें कि गुरुत्वीय बल की तुलना में चुंबकीय बल अधिक शक्तिशाली होते हैं। तुलना कर रहे हैं हम लोग। इससे भी ज़्यादा अधिक शक्तिशाली क्या होते हैं, विद्युत धारा जो होते हैं वह, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये करंट, विद्युत धारा क्या होते हैं कि इन गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल की तुलना में और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तभी तो क्या होता है, इसका प्रभाव क्षेत्र रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जिस सर्किट से वह गुजरता रहता है उसी में उसका प्रभाव रहता है, जबकि पृथ्वी का रेंज जो है गुरुत्वाकर्षण का वह पूरा पृथ्वी पर है। लेकिन क्या है, विद्युत धारा का जिस सर्किट से वह गुजरता रहता है वहीं पर वह प्रभावशाली होता है और इसमें काफ़ी शक्ति होता है। तभी तो यह बड़े बड़े मोटर या शक्तिशाली यंत्र को संचालित कर देता है, या बिजली का झटका लगता है तो एक बार हम लोग अचंभित होते हैं, गिर जाते हैं, या इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब कभी न कहीं इसमें पावर गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल की तुलना में अधिक होता है। इसी कारण से ये ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन इनका क्षेत्र जो होता है धीरे धीरे लिमिटेशन होते जाता है, लिमिट में आ जाता है, उनका प्रभाव क्षेत्र कम होता है। आगे हम लोग देखते हैं एक भयानक चीज़, नाभिकीय जो क्षेत्र होते हैं, नाभिकीय बल। ये नाभिकीय बल क्या होते हैं, काफ़ी विध्वंसक होते हैं और काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। लेकिन इनका रेंज काफ़ी कम होता है। रेंज क्या होता है, काफ़ी कम होता है, कम दूर में ही प्रभावित करते हैं नाभिकीय क्षेत्र और ये नाभिकीय बल। और इनका पावर जो होता है अनंत होता है। पावर क्या होता है, अनंत होता है। तो नाभिकीय बल क्या होते हैं कि जैसे परमाणु बम या एटम बम या हाइड्रोजन बम, ये सब बम जो हैं छोटे रहते हैं, आकार में देखने में छोटा होता है, लेकिन अगर उसका प्रयोग करते हैं तो वो काफ़ी विध्वंसक होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी जो होता है अनंत होता है, पावर इसके अंदर काफ़ी होता है, लेकिन इसका रेंज जो होता है काफ़ी कम होता है। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि न्यूटन के द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो एक खिंचाव बल है, और ये खिंचाव बल किस तरह से काम करती है। गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल और नाभिकीय बल, ये 4 प्रकार के बल को हमने परिभाषित किया। आगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ को देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, खिंचाव बल है। गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव बल है और इसी बल के कारण जितने भी पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं एक दूसरे के सामने क्या है, अवस्थित है। एक दूसरे के आकर्षण प्रतिकर्षण के बल के कारण ये सब एक जगह सुव्यवस्थित रहते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं फोर्स को, इसको हम लोग कैसे इसको निकालेंगे जी के मान को। तो यहाँ कैपिटल जी बराबर m1 m2, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो कैपिटल जी है यानी कि ये नियतांक है। पृथ्वी के अंदर जो शक्ति है वो क्या है, नियत है, नियतांक है। और जहाँ पर m1 और m2 क्या है, 2 द्रव्यमान की वस्तुएं हैं। m1 और m2 क्या है, 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, जबकि बटा r त्रिज्या बाई त्रिज्या स्क्वायर, r का स्क्वायर, यानी कि r क्या है, यह रेडियस है, त्रिज्या है। तो इस तरह से इसको हम लोग देखेंगे। अगर कोई वस्तु इतना बड़ा है और कोई वस्तु इतना बड़ा है
तो यहाँ क्या होगा, इसका जो है द्रव्यमान हो सकता है 10 किलो है, ये भी 10 किलो है। तो द्रव्यमान दोनों के क्या है, बराबर हैं, लेकिन दोनों का रेडियस जो है अलग है। यानी कि लोहा और मान लीजिए रुई का या लकड़ी का कोई गुटका है तो 10 केजी का वह होगा तो उसका आकार अलग होगा, रेडियस अलग होगा, लोहे का अलग होगा। तो इससे क्या होता है कि इसी के ऊपर निर्भर करता है मुख्य रूप से ये आपका जी का मान। अब फोर्स जो होते हैं ये बल हैं, एक तरह के क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है, जबकि r त्रिज्या है। यह एक हम लोग गुरुत्वाकर्षण से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित न्यूमेरिकल या अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और g एक नियतांक है। g क्या है, नियतांक वैल्यू है। g क्या है, नियतांक वैल्यू है। त्रिज्या बढ़ने पर, एक नॉर्मल कंसेप्ट, ये कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। त्रिज्या अगर किसी वस्तु का बढ़ जाता है तो बल क्या होगा, घट जाएगा। बल ऑटोमेटिक घट जाएगा। यानी कि एक 10 केजी का वस्तु और एक 10 केजी का जिसका त्रिज्या अधिक है, दोनों एक साथ गिराते हैं तो जिसका कम त्रिज्या है वो अधिक बल लगेगा, जिसका त्रिज्या अधिक है उसमें बल कम लगेगा। इसीलिए गिरने में क्या होगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो त्रिज्या बढ़ाने पर क्या होता है, बल जो फोर्स कार्य करते हैं वो घट जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम और न्यूटन महोदय का शीतलन नियम जो है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।